सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास। और झारखंड जीके की क्लास में हम लोग देखेंगे 1000 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 7। तो आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखिएगा क्यों? इसलिए देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ही कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा उपलब्ध कराता हूँ दोस्तों, इसलिए आप मेरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है? कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? आंसर कीजिएगा, किस अधिनियम से प्रभावित है? तो ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया था? 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था, है ना। और किस अधिनियम के तहत जो है इसको लागू किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत इसे गवर्नर जनरल की मंजूरी से लागू किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा जॉन एच हाफमैन ने तैयार किया था। जॉन एच हाफमैन ने तैयार किया था। इसमें कितनी धाराएं हैं? तो 271 धाराएं हैं। और अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 19 है। नेक्स्ट करते हैं। अगला क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? ये ग्राम प्रधान की नियुक्ति जो है दोस्तों धारा 5 के तहत किया जाता है। धारा 5 के तहत किया जाता है। एसपीटी एक्ट की धारा 5 के तहत किया जाता है, ठीक है। और ये किसी खास ग्राम के रैयत और जमींदार के आवेदन देने पर होता है। खास ग्राम के जमाबंदी रैयत में से कम यदि 2/3 रैयत की सहमति होती है तो उपायुक्त जो है ग्राम प्रधान की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला कर लेते हैं। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 क में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके तहत एशार कोर्ट से क्षतिपूर्ति की सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि आदिवासियों की जमीन जो है गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जा सकती है। बी है, इसके अनुसार जमीन वापसी के मुकदमे SAR कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पेशा कानून का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सशक्त करना है? किसे सशक्त करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा को सशक्त करना है ना। पेशा अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों?
96 में लाया गया था। और किस लिए लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक शासन प्रणाली को मान्यता देने के लिए इसे लाया गया था। अगला क्या है? अगला है, इनमें से किसके नेतृत्व में 1807 ईस्वी में विद्रोह किया गया था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, दुखन मांझी। देखिए, मुंडा विद्रोह 1807 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो तमाड़ में हुआ था, है ना। और इसका नेतृत्व किसने किया था? दुखन मानकी ने किया था। दुखन मानकी ने इसका नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दुखन मानकी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की कार्यनीति निम्नलिखित में क्या शामिल है? राज्य में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन करना बिल्कुल सही है। सही समय पर कार्य निष्पादित करने हेतु एकल खिड़की की सुविधा का निर्माण करना, यह भी सही है। निजी सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी शामिल है। अगला कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है? न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना, बिल्कुल सही है। समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, पुनर्वास की प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, लघु एवं कुटीर उद्योगों में निर्मित उत्पादों हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करना। तो न्यूनतम विस्थापित करने पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा किया जाता है। पुनर्वास की प्रक्रिया के तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। जबकि कुटीर और लघु उद्योगों में निर्मित उत्पादों के लिए उचित बाजार की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य नहीं है। अगला कर लेते हैं। अगला है, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो पुनर्वास अनुदान के रूप में 2.5 लाख रुपया अनुदान के रूप में प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसमें 50,000 का भुगतान तत्काल किया जाता है, यानी तुरंत कर दिया जाता है। शेष बचे 2 लाख का भुगतान कैसे किया जाता है? इसे 2 बराबर किस्तों में, यानी कि 50% एक वर्ष के बाद दिया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद दिया जाता है। बाकी बचे 50% यानी 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त के रूप में दी जाती है उग्रवादी गतिविधियों की छानबीन करने के बाद। नेक्स्ट, अगला है, झारखंड की स्थानीयता नीति में कितने वर्षों तक राज्य की तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों की सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है? नई स्थानीय नीति कब लाई गई थी दोस्तों? 2016 में लाई गई थी। ठीक है, और राज्य गठन के 15 वर्षों के बाद लाई गई थी, आप सभी जानते हैं। और इस नीति के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों तक राज्य के तृतीय और चतुर्थ पदों की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष। अगला क्या है? अगला है, झारखंड क्रय नीति 2014 का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
राज्य में क्रय को आसान बनाना, राज्य के किसानों के हितों की सुरक्षा करना, राज्य के भारी उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना, स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियां इनमें से किससे समानता रखती है? श्रीलंका की वेद्या जनजाति से, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड की जनजातियां जो है श्रीलंका की वेदा जनजाति से भी समानता रखती है और ऑस्ट्रिया के मूल निवासी से भी समानता रखती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और झारखंड के आदिवासी यदि आपसे पूछ लिया जाए अधिकतर किस प्रजाति से संबंधित रखते हैं, तो याद रख लीजिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित होती है। अगला कर लीजिए। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? जदुर, खदरिया, केरिया या खद्दी? झारखंड राज्य की जनजातियों में जो है खासकर उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा वस्त्र पहना जाता है, तो केरिया पहना जाता है, केरिया। ठीक है। जबकि महिलाओं द्वारा खदरिया पहना जाता है। महिलाओं द्वारा कौन सा वस्त्र पहना जाता है, तो खदरिया पहना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खदरिया। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है जातिगत दृष्टि से साधानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? साधारण किसे कहा जाता है दोस्तों? झारखंड के गैर जनजाति लेकिन मूल निवासी को साधारण कहा जाता है। ठीक है। और जातिगत दृष्टि से साधारणों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। पहले भाग में किसे रखा जाता है? पहले भाग में ऐसे साधानों को रखा जाता है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, भूमिहार हो गया। ठीक है। माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर, ये सभी जो है पहले भाग में आते हैं। दूसरे भाग में कौन आते हैं? ऐसे साधारण जो झारखंड में ही निवास करते हैं, कहीं और निवास नहीं करते हैं, जैसे बड़ाइक, देसावली, भुइया, धानुक, गोड़ाई, पाइक, ताती, रक्सेल, लोहड़िया, ये सभी दूसरे भाग में आते हैं। अगला कर लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर संथालों द्वारा प्रयुक्त मक्के की दलिया को क्या कहा जाता है? मक्के की दलिया को क्या कहा जाता है? देखिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर संथाल होते हैं दोस्तों, वो क्या खाता है? मक्के की दलिया खाता है। और इस मक्के की दलिया को क्या कहा जाता है? तो जोंडरा दक्का कहा जाता है। इसमें हड़िया का भी प्रचलन है। और हड़िया किससे बनाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे, चावल, मड़ुआ, कोदो, इन सभी से जो है हड़िया बनाया जाता है। अगला कर लेते हैं। अगला है लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था? देखिए, नारायण किला कहां पर है? तो लातेहार में है। इसका निर्माण जाज दास द्वारा कराया गया था। ठीक है। और ये लेखपाल थे। जाज दास क्या थे? लेखपाल थे। और किसके लेखपाल थे? तो चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखपाल थे। भागवत राय के लेखपाल थे।
अगला कर लेते हैं। और दोस्तों सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगती है दोस्तों। अगला है तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा देवघर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किसका मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, इसमें अनेक गुफाएं हैं और इसमें इन गुफाओं में कौन रहता है? ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। और मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी। किसने तपस्या की थी? तो सीता जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कजली जो है नृत्य, कजली गायन जो है वर्षा ऋतु में किया जाता है। कजली के अन्य प्रकार कौन है दोस्तों? टुनिया मुनिया, टोनिया मुनिया, टुनिया मुनिया, बारह मासा, बारह मासा, झूला गीत, झूला गीत, ये सभी जो है कजली लोकगीत के प्रकार है। थोड़ा सा सर्दी हो गया दोस्तों तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंगो भी कहा जाता है? झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंगो भी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जदुर नृत्य को नीर सुसंगो भी कहा जाता है। और यह कैसा नृत्य है दोस्तों? स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य है। महिलाएं जो है वृत्ताकार पथ पर जो है दौड़ते हुए नृत्य करती है और सिंगबोंगा पर्व के बाद यह जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, और कब तक चलता है? तो सरहुल पर्व तक चलता है, यानी कि चैत चलता है। ठीक है, प्रदर्शन किन जातियों द्वारा किया जाता है? तो मुख्य रूप से उराव जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, किन जनजाति द्वारा किया जाता है? उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामा चकेवा लोक नाट्य के दौरान अभिनय करने वाला पात्र साम कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा भाई होता है। सामा चकेवा लोक नाट्य जो है दोस्तों भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। इस नाट्य के नायिका को क्या कहा जाता है? नायिका को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नायिका को सामा कहा जाता है। सामा। नायक को क्या कहा जाता है? नायक को चकेवा कहा जाता है। नायक को चकेवा कहा जाता है। खलनायक को क्या कहा जाता है? खलनायक को क्या कहा जाता है? चुगला या चूड़क कहा जाता है। चुगला या चूड़क कहा जाता है। जबकि नायिका के भाई को क्या कहा जाता है? तो इसे सांब कहा जाता है। इसे सांब कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य है?
तंतु वाद्य किसे कहा जाता है? जिसमें तार लगा होता है, ठीक है, और उसे छेड़ने के बाद उसमें से आवाज निकलती है। तो कौन तंतु वाद्य है? तो शहनाई तो सुशिर वाद्य है ना। मांदर अवनद वाद्य है, जिसे चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। सिंगा भी सुशिर वाद्य है, इसे फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा तंतु वाद्य है? भुआंग। आप देख सकते हैं भुआंग कैसा दिखता है, आप देख सकते हैं एक भुआंग है, इसमें एक तार लगा होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है दोस्तों नृत्य में भी होता है, संगीत में भी होता है। और बनाया कैसे जाता है? तो ये इसमें लौकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें किस तरह का आवाज निकलती होगी आप समझ सकते हैं। इसे ताल के साथ बजाया जाता है, ठीक है। और ये संथालों में अधिकतर देखा जाता है, संथालों में। नेक्स्ट अगला है सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, यानी सजाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे संटाऊ कहा जाता है। और यह सोहराई कितने दिन तक चलता है दोस्तों? तो सोहराई 5 दिन तक चलने वाला त्योहार है, ठीक है। और यह तीसरे दिन का कार्य है, तीसरे दिन का कार्य है। धान की बाली और मालाओं से सजाने के कार्य तीसरा दिन किया जाता है। अगला कर लीजिए। अगला है झारखंड के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है? नरसिंह मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है दोस्तों, और ये शहरी मेला है। और कहाँ किया जाता है? तो ये हजारीबाग में किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला कर लेते हैं। अगला है जादो पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? मुख्य रूप से ये दुमका जिले में प्रचलित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों के फलक पर चित्रकारी की जाती है। और यह चित्रकारी जो है जादू पटिया संथालों में प्रचलित चित्रकारी है, ठीक है ना। संथालों में प्रचलित चित्रकारी है। क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है मुंडारी भाषा के कितने रूप हैं? मुंडारी भाषा के कितने रूप हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 रूप हैं। वो कौन कौन है दोस्तों? हसद मुंडारी, पहला हसद मुंडारी, दूसरा है तमाड़िया मुंडारी, तमाड़िया मुंडारी, तीसरा क्या है? केर मुंडारी, केर मुंडारी, और चौथा है नगुरी, नगुरी मुंडारी, नगुरी मुंडारी। क्लियर? देखिए हसद मुंडारी किस क्षेत्रों में होती है? खूंटी में हसद मुंडारी भाषा बोली जाती है। तमाड़ क्षेत्र में तमाड़िया मुंडारी, तमाड़ क्षेत्र में। केर मुंडारी रांची के आसपास, रांची के आसपास। और नगुरी मुंडारी, नगुरी मुंडारी की बात कर लिया जाए तो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित।
अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 में प्रकाशित हुआ था और संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक थी, है ना। तो संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण कौन था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण था। प्रकाशन किस वर्ष हुआ था इसका? 1873 में, ठीक है। और इसके लेखक कौन थे? एल.ओ. स्क्रैप्स रूड इसके लेखक थे। अगला क्या है? झारखंड राज्य का तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? देखिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम का है दोस्तों। कितना है? 7,224 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर गुमला का स्थान है। गुमला का क्षेत्रफल कितना है? गुमला का क्षेत्रफल 5,360 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर रांची का स्थान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 5,097 वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रांची हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों को लो एस की श्रृंखला भी कहा जाता है? किस क्रम की चट्टानों को लो एस की श्रृंखला कहा जाता है? दोस्तों, यहां पर बताते चले कि झारखंड में सबसे अधिक चट्टान आर्कियन कालीन चट्टानें हैं, ठीक है ना। इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक आर्कियन क्रम की चट्टान और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? आर्कियन शैलों के विघटन के बाद होता है, ठीक है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती है दोस्तों? कोल्हान में पाई जाती है, इसलिए इसे कोल्हान चट्टानों के नाम से जाना जाता है। और इसमें लौह अयस्क की श्रृंखला पाई जाती है। लौह अयस्क की श्रृंखला पाई जाती है, इसलिए इसे लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? स्वर्ण रेखा की बात कर लिया जाए तो ये नगड़ी रांची से निकलती है। अजय नदी कहां से निकलती है? जमुई बिहार से निकलती है। सोन अमरकंटक से निकलती है। और शंख नदी चैनपुर गुमला से निकलती है, ठीक है। और गुमला पाट क्षेत्र में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। शंख नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 240 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये गुमला जिला में बहती है। और यह नदी अपने उद्गम के बाद
संकरी और गहरी खाइयों से गुजरती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुमला जिले में यह नदी जो है, संक नदी, किस जलप्रपात का निर्माण करती है, राइट आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा सदनी घाघ। सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। चलिए देख लीजिए अगला क्या है। अगला है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम लोबो है। लोबो। सही आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम लोबो है। इसके अलावा दोमट मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? खिरसी, खिरसी, चरखा, चरखा, बाल सुंदर, क्योंकि इसके लगाने से बाल सुंदर हो जाते हैं, ठीक है ना, बाल सुंदर, अराहासा, अराहासा, ये सभी जो है दोमट मिट्टी के अन्य नाम है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।